नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन लॉस एंजलिस में आयोजित हुआ। किसी भी उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के तहत पहले संवितरण को मंजूरी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उच्च स्तरीय महामारी शिखर बैठक को मंजूरी दी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के विस्तार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी ने ऊर्जा संक्रमण के लिए जैव ऊर्जा संधारणीयता सुनिश्चित करना और बाधाओं को नियंत्रित करना रिपोर्ट जारी की। और राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पेपर 2 से संबंधित है, यानी कि भारत की कूटनीतिक एवं सामरिक नीति के बारे में। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी नेतृत्व में 14 देशों का एक आर्थिक समूह है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इन देशों की हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है। IPEF के सदस्य देश हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, फिजी और वियतनाम। इस समूह का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक और गैर पारदर्शी व्यापार एवं आर्थिक नीतियों का मुकाबला करना है। सदस्य देशों को IPEF के मॉड्यूल के सभी घटकों पर हस्ताक्षर करना जरूरी है, लेकिन सभी मॉड्यूल में भाग लेना अनिवार्य नहीं है। भारत ने मॉड्यूल के केवल व्यापार स्तंभ में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। भारत को आशंका है कि इसके तहत श्रम और सार्वजनिक खरीद जैसी बाध्यकारी शर्तें थोपी जा सकती हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के केंद्रित क्षेत्र और लिए गए मुख्य निर्णयों की बात करें तो इसके प्रमुख स्तंभ हैं लचीली अर्थव्यवस्था, यानी कि आपूर्ति श्रृंखला बेहतर होनी चाहिए। और इसके लिए जो निर्णय लिया गया है उसमें आपूर्ति श्रृंखला में भविष्य में आने वाली बाधाओं को कम करना, साथ ही विनिर्माताओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों और प्रमुख उत्पादों को सुरक्षित करना शामिल है। आपूर्ति श्रृंखला लॉजिस्टिक्स में सुधार के लिए डेटा का उपयोग करना, कामगारों के कौशल में सुधार के लिए नए प्रशिक्षण और विकास के अवसरों में निवेश करना शामिल है। दूसरा स्तंभ है स्वच्छ अर्थव्यवस्था, यानी स्वच्छ ऊर्जा, विकार्बनीकरण और अवसंरचना। स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों पर विशेष सहयोग, निवेश के अवसरों का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना तथा अल्प और शून्य उत्सर्जन वाली वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। तीसरा स्तंभ है न्यायोचित अर्थव्यवस्था। इसमें भ्रष्टाचार रोधी, धन शोधन रोधी और कराधान के मुद्दे पर बल दिया गया है। इसके तहत जो निर्णय लिया गया है इसमें भ्रष्टाचार को रोककर और उसका मुकाबला करके कर चोरी पर अंकुश लगाकर और पारदर्शिता बढ़ाकर व्यवसायों एवं कामगारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। भ्रष्टाचार रोधी उपायों और कर उपायों को लागू करने के लिए साझा दृष्टिकोण को मजबूत करना है। चौथा स्तंभ है व्यापार अर्थव्यवस्था। इसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था में उच्च मानक नियम, मजबूत श्रम और पर्यावरण मानक शामिल हैं। इसमें उन क्षेत्रों में उच्च मानक प्रावधान लागू करना है जो लोचशील, सतत और समावेशी आर्थिक समृद्धि के लिए आधारभूत क्षेत्र हैं। इनमें श्रम, पर्यावरण, डिजिटल अर्थव्यवस्था और कृषि आदि शामिल हैं। और इसके तहत एडवांस खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि पद्धतियों पर भी बल दिया गया है। अगली खबर PLI योजना से संबंधित है। किसी भी उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के तहत पहले संवितरण को मंजूरी दी गई है। नीति आयोग के CEO की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए PLI योजना के तहत प्रोत्साहनों को मंजूरी दी है। ये योजना इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY संचालित कर रहा है। इस योजना के तहत मोबाइल फोन विनिर्माण और निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। ये योजना निर्धारित सेगमेंट के अंतर्गत विनिर्मित वस्तुओं की विशुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर 5 वर्षों की अवधि के लिए
4 से 6% की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। PLI योजना आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने के लिए सरकार के प्रयास की आधारशिला है। इन योजनाओं के उद्देश्य हैं भारत में उत्पादित वस्तुओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक दिग्गज तैयार करना, सनराइज और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए घरेलू विनिर्माण की मौजूदा क्षमताओं को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता को कम करके आयात बिल में कमी करना और निर्यात क्षमता बढ़ाना और रोजगार के अवसर पैदा करना। PLI योजनाओं के तहत जिन निवेशकों को मंजूरी दी गई है उन्हें उत्पादन मूल्य की औसतन 5% प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। PLI योजना संबंधित मंत्रालयों या विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, साथ ही इन्हें निर्धारित समग्र वित्तीय सीमाओं के तहत ही क्रियान्वित किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2021-22 में अलग अलग क्षेत्रों की PLI योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के खर्च की घोषणा की गई थी। आपको बता दें कि 14 क्षेत्रों को PLI योजना के तहत शामिल किया गया है और उनमें शामिल हैं ऑटोमोबाइल और ऑटो उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT प्रणाली, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल, सौर मॉड्यूल, धातु और खनन, कपड़ा और परिधान, व्हाइट गुड्स, ड्रोन्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, नवीकरणीय ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण और स्पेशलिटी स्टील शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के विस्तार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाओं को तेजी से शामिल करने के लिए एक अभियान की घोषणा की है। इसमें वो महिलाएं शामिल होंगी जो पहले छूट गई थीं। इसका उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप के कवरेज का विस्तार करना है। इस योजना का लक्ष्य लगभग 9 से 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को चरणबद्ध तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल करना है। इससे उन्हें दीर्घकालिक सहायता प्रदान की जा सकेगी। इस तरह वे अपनी आजीविका में विविधता ला सकेंगे और अपनी आय और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकेंगे। 31 अगस्त 2022 तक DNRLM के तहत 8.5 करोड़ के अधिक परिवारों को 78.33 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जा चुका है। सेल्फ हेल्प ग्रुप समान सामाजिक आर्थिक विशेषताओं वाले लोगों का अनौपचारिक समूह है। ये लोग साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस समूह में शामिल होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये सशक्तिकरण में मदद कर सकता है। ये अपने सदस्यों के बीच लघु बचत की आदतों को बढ़ावा दे सकता है। सामूहिक नेतृत्व के माध्यम से ये संघर्ष को हल कर सकता है। साथ ही ग्रामीण गरीबों को औपचारिक बैंकिंग संरचना से जोड़ सकता है। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप की अपनी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी होती है, प्रशिक्षण सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं, सभी सदस्यों को योजनाओं के बारे में अधिक ज्ञान नहीं होता है। इसके अलावा समूह के प्रभुत्व वाले सदस्यों द्वारा शोषण किया जाता है और ऐसे समूहों के प्रति वित्तीय संस्थानों का रवैया सहयोग वाला नहीं होता है। और इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोत्साहन देने के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DNRLM चलाई जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया है। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम और महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना भी चलाई जा रही है। ये दोनों DNRLM की उप योजनाएं हैं। मेंस के लिहाज से सेल्फ हेल्प ग्रुप का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है UPSC में, तो आप सभी लोग अपने नोट्स में इन पॉइंट्स को शामिल कर लें। आगे बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उच्च स्तरीय महामारी शिखर बैठक को मंजूरी दी है। महासभा ने मतदान के जरिए अगले वर्ष राष्ट्राध्यक्षों की एक शिखर बैठक के आयोजन की मंजूरी दी है। इस बैठक में कोविड-19 महामारी के दौरान उजागर हुई वैश्विक असमानताओं और अपर्याप्त कार्रवाइयों का निष्पक्ष और दीर्घकालिक समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा। इस बैठक में एक वैश्विक महामारी संधि पर आम सहमति बनाने के लिए वार्ता आयोजित किए जाने की भी उम्मीद है। दिसंबर 2021 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने महामारी संधि का प्रारूप तैयार करने के लिए एक वैश्विक प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति व्यक्त की थी और इस वैश्विक महामारी संधि के प्रमुख उद्देश्य होंगे सभी सरकारों और सभी समाजों को शामिल करने के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक क्षमताओं को मजबूत करना और भविष्य में महामारियों के प्रति लचीलेपन में वृद्धि करना। वैश्विक महामारी संधि में इन पहलुओं को शामिल किए जाने की संभावना है। इनमें शामिल है नए वायरस पर डेटा साझा करना और उनका जीनोम अनुक्रमण करना, टीकों और दवाओं का समान वितरण सुनिश्चित करना और इनसे जुड़े अनुसंधानों का समान वितरण सुनिश्चित करना। वैश्विक महामारी संधि के लाभ ये हैं कि महामारियों का शीघ्र पता लगाया जा सकेगा
और उनकी जल्दी रोकथाम की जा सकेगी, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी महामारी से निपटा जा सके और आवश्यक कार्रवाई की जा सके। विशेष रूप से वैक्सीन, दवाइयां और उपचार जैसे चिकित्सा समाधानों के लिए सार्वभौमिक और समान पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। वन हेल्थ दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। ये दृष्टिकोण मानव, पशुओं और पृथ्वी तीनों के स्वास्थ्य को जोड़ता है। ये संधि वैश्विक स्तर पर उच्चतर, सतत और दीर्घकालिक राजनीतिक संवाद सुनिश्चित करेगी। अगली खबर नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी इरेना ने ऊर्जा संक्रमण के लिए जैव ऊर्जा, संधारणीयता सुनिश्चित करना और बाधाओं को नियंत्रित करना रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट सतत जैव ऊर्जा विकास की वर्तमान स्थिति के बारे में बताती है। बायोमास कहे जाने वाले कार्बनिक पदार्थों से उत्पादित विद्युत और गैस को जैव ऊर्जा कहते हैं। बायोएथेनॉल, बायोडीजल और बायोमीथेन सहित जैव ऊर्जा जीवाश्म ईंधन की जगह ले सकती है। इस तरह ये सड़क और जल परिवहन को विकार्बनीकृत कर सकती है। बायोमास के पारंपरिक उपयोग को शामिल करते हुए जैव ऊर्जा दुनिया भर में नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग के सबसे बड़े हिस्से का योगदान करती है। दरअसल जैव ऊर्जा स्थिरता एक जटिल विषय है। यदि इसकी आपूर्ति श्रृंखला और उपयोग को अच्छी तरह से प्रबंधित नहीं किया गया तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, क्योंकि जैव ऊर्जा के इस्तेमाल में कई बाधाएं हैं। संस्थागत बाधाएं देखें तो इसमें नीतिगत अनिश्चितता, कमजोर संस्थागत संरचना आदि प्रमुख बाधाएं हैं। वित्तीय बाधाओं के तहत किफायती कर्ज तक पहुंच का अभाव है। नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तत्परता की कमी है और अवसंरचना की कमी है। वहीं आपूर्ति श्रृंखला के मामले में कच्चे माल की निरंतर उपलब्धता की कमी है और योग्य श्रमिकों तथा कौशल की कमी है, और साथ ही संधारणीयता से जुड़ा जोखिम भी उपलब्ध है। इसके अलावा सूचना और जन जागरूकता की भी कमी है। सतत जैव ऊर्जा विकास के लिए नीतिगत ढांचे में शामिल है संधारणीयता आधारित लक्ष्य निर्धारण और दीर्घकालिक योजना निर्माण, जैव ऊर्जा के लिए सभी क्षेत्रों के बीच समन्वय, विनियमों, प्रमाण पत्रों और साझेदारी द्वारा समर्थित सस्टेनेबिलिटी गवर्नेंस। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्यों के साथ जैव ऊर्जा नीति निर्माण का एकीकरण शामिल है। आपको बता दें कि इरेना एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में जर्मनी के बॉन में की गई थी। इसका उद्देश्य देशों को भविष्य में सतत ऊर्जा अपनाने में सहायता करना है। इसके भारत सहित 168 सदस्य देश हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं जैव ऊर्जा सततता से संबंधित संभावित पहलुओं के बारे में। इसमें सबसे पहले बात करेंगे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संभावित नकारात्मक प्रभावों के तहत भू-उपयोग में बदलाव से उत्सर्जन होता है और आपूर्ति श्रृंखला से उत्सर्जन होता है। ऐसे में जैव ऊर्जा सततता से जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करने से उत्सर्जन में कमी आएगी। जैव ऊर्जा और कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त होगा। इसके अलावा लैंडफिल और अपशिष्ट प्रवाह से कैप्चर द्वारा मीथेन उत्सर्जन में कमी आएगी। दूसरा है पर्यावरणीय पहलू। जैव ऊर्जा के सतत उपयोग से बायोमास दहन से वायु प्रदूषण होता है, जैव विविधता का नुकसान होता है या आक्रामक प्रजातियों का आक्रमण होता है, जल गुणवत्ता में कमी आती है, मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है, निर्वनीकरण जैसी घटनाएं होती हैं। ऐसे में जैव ऊर्जा सततता को अपनाना भूमि का कायाकल्प कर सकता है, वन प्रबंधन में सुधार करेगा, अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करेगा, मृदा की गुणवत्ता बढ़ेगी और साथ ही जल की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। वहीं जैव ऊर्जा के सतत उपयोग के सामाजिक आर्थिक पहलुओं की बात करें तो इसके जो संभावित नकारात्मक प्रभाव हैं उनके तहत भूमि के लिए खाद्यान्न से प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, छोटी भूजोत वाले किसानों को आजीविका का खतरा हो जाएगा और BECCS यानी बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड सीक्वेस्ट्रेशन महंगी हो जाएगी। इसके अलावा जो इसके संभावित लाभ हो सकते हैं उसके तहत लोक स्वास्थ्य में सुधार होगा, आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध हो सकेगी, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार आएगा, रोजगार सृजन होगा और कृषि एवं वन अपशिष्टों से अतिरिक्त आय होगी। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का लक्ष्य वर्ष 2030 के सतत विकास लक्ष्यों से 5 वर्ष पहले यानी कि वर्ष 2025 तक देश से टीबी या क्षय रोग या तपेदिक का उन्मूलन करना है। ये अभियान सभी सामुदायिक हितधारकों को एक साथ लाएगा ताकि टीबी का इलाज करा रहे लोगों की मदद की जा सके। अभियान के तहत प्रमुख पहलें हैं
निक्षय 2.0 पहल। ये निक्षय का संशोधित संस्करण है। ये एक वेब सक्षम एप्लीकेशन है। ये सभी हितधारकों को टीबी रोगियों के डेटा तक सार्वभौमिक पहुंच की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है। निक्षय मित्र पहल लोगों को टीबी के रोगियों को अपनाने और उनके पोषण, अतिरिक्त उपचार और वृत्ति संबंधी जरूरतों का ध्यान रखने में सक्षम बनाती है। निक्षय मित्र पोर्टल। ये पोर्टल टीबी का उपचार करा रहे मरीजों को अलग अलग तरह से मदद करने वाले दानकर्ताओं के लिए उपयोगी है। आपको बता दें कि टीबी रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होता है। ये रोकथाम योग्य और उपचार योग्य संचारी रोग है। हालांकि यदि उपचार नहीं कराया जाता है तो ये जानलेवा भी हो सकता है। आपके लिए ये डेटा भी इम्पोर्टेंट है कि पूरे विश्व में टीबी के 26% से ज्यादा मामले भारत में दर्ज किए जाते हैं। भारत में वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में टीबी के मामलों में 19% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ऐसे में टीबी उन्मूलन की दिशा में कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन रणनीतिक योजना 2017 से 2025 बनाई गई है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके अलावा टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही बैसिलस कैलमेट गुएरिन यानी बीसीजी वैक्सीन दी जा रही है। और आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY। कई राज्यों ने PMGKAY को 30 सितंबर के बाद भी जारी रखने की मांग की है। इस योजना को केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में शुरू किया था। इसकी शुरुआत कोविड-19 के कारण लगाए गए पहले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान की गई थी। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले परिवारों को NFSA के तहत प्रदान किए गए सब्सिडी वाले राशन के अलावा है। इसे शुरुआत में केवल 3 महीने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन इसकी समय अवधि का बाद में विस्तार किया जाता रहा है। अगला है अवैध ऋण ऐप्स। वित्त मंत्रालय ने अवैध ऋण ऐप्स के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कुछ निर्णय लिए हैं। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को कई निर्देश दिए हैं, जैसे कि सभी वैध ऋण ऐप्स की एक व्हाइट लिस्ट तैयार की जाए, एक निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान संग्राहकों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए, धन शोधन के लिए उपयोग किए जाने की संभावना वाले फर्जी और रेंटेड खाते की निगरानी की जाए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये सुनिश्चित करेगा कि ऐप स्टोर पर केवल व्हाइट लिस्ट वाले ऐप ही मौजूद हों। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय शेल कंपनियों की पहचान करेगा और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसी कंपनियों का पंजीकरण रद्द करेगा। भारत में वन के बाहर वृक्ष पहल। इस पहल को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID ने आरंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य है कार्बन प्रक्षालन यानी सिक्विस्ट्रेशन में वृद्धि करना, स्थानीय समुदायों की सहायता करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहन करने के लिए कृषि की क्षमता को मजबूत करना। इसे 7 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके तहत भारत में पारंपरिक वनों के बाहर 28 लाख हेक्टेयर वृक्षावरण का तेजी से विस्तार किया जाएगा। इसके लिए किसान, कंपनियां और निजी संस्थान मिलकर कार्य करेंगे। सिटेशियाई जीव। हाल ही में सिटेशियाई समुद्री स्तनधारियों में बर्ड फ्लू यानी कि यूरेशियन H5N1 के एक स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। सिटेशियाई समुद्री स्तनधारियों में डॉल्फिन, पोर्पोइस, व्हेल आदि शामिल हैं। सिटेशियाई को अक्सर समुद्री स्वास्थ्य के प्रहरी के रूप में जाना जाता है। ये समुद्री पारितंत्र की गतिशीलता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ये जीव सामाजिक होते हैं और समूहों में रहते हैं। सिटेशियाई जीव ध्रुवीय प्रदेश से लेकर विषुवत रेखा तक दुनिया के सभी महासागरों में पाए जाते हैं। सिटेशियाई जीव जल की सतह पर आकर सांस लेते हैं। सिटेशियाई जीव अपनी पूंछ की ऊर्ध्वाधर गति यानी पूंछ को ऊपर नीचे करके तैरते हैं, जबकि मगरमच्छ या मछली पूंछ की क्षैतिज गति यानी कि दाएं बाएं करके तैरते हैं। शहरी जल निकाय सूचना प्रणाली यूवॉल्स। हाल ही में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र की मदद से यूवॉल्स पोर्टल लॉन्च किया है। ये शहरों को उनके जल निकायों की उपग्रह आधारित इमेज प्रदान करेगा। इसके द्वारा शहर अपने जल निकायों का पुनरुद्धार करने की योजना बनाने में सक्षम हो सकेंगे।
इसके अंतर्गत 219 शहरों को जल स्रोतों के यूवर्ल्स दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं। साथ ही मंत्रालय ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप्स चैलेंज के तहत 76 स्टार्टअप्स का चयन किया है। इसके तहत कई क्षेत्रों में प्रत्येक स्टार्टअप्स को 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और उसमें शामिल है जलापूर्ति का क्षेत्र, प्रयुक्त जल प्रबंधन के क्षेत्र में, इसके अलावा जल निकायों का पुनरुद्धार करने में। जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल यानी ZEVTC वर्ष 2020 में स्थापित एक वैश्विक मंच है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जीरो एमिशन व्हीकल्स यानी ZEVs को अपनाने की दिशा में तेजी लाना है। COP 26 में भारत ने नीति आयोग के प्रतिनिधित्व में ZEVTC के चौथे मंत्री स्तरीय संवाद में भाग लिया था। ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजार वाले देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों को एक संयुक्त मंच प्रदान करता है। ये ZEVs को अपनाने की दिशा में आने वाली चुनौतियों के समाधान में मदद करता है और साथ ही ये सभी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र, किफायती और सुगम अंगीकरण को संभव बनाने का प्रयास भी करता है। भूचुंबकीय तूफान। सूर्य पर विस्फोट की एक तीव्र श्रृंखला से पृथ्वी पर प्रबल भूचुंबकीय तूफान की घटनाएं घटित होने लगती हैं। भूचुंबकीय तूफान से मतलब है पृथ्वी के चुंबकीय मंडल में होने वाली व्यापक बाधाओं से। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पृथ्वी के चारों ओर नियंत्रित मंडल को चुंबकीय मंडल कहते हैं। भूचुंबकीय तूफान की घटनाएं तब घटित होती हैं जब सौर पवन से पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष वातावरण में ऊर्जा का पर्याप्त स्थानांतरण होता है और इसका प्रभाव ये होता है कि इससे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैसे नेविगेशन सिस्टम बाधित होते हैं। साथ ही इसके द्वारा निर्मित होने वाली भूचुंबकत्व जनित धाराओं से विद्युत ग्रिड और तेल तथा गैस पाइपलाइनें प्रभावित होती हैं। ई कोलाई यानी एस्चेरिचिया कोलाई। हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के अनुसार बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया के इलाज में इमीपेनम नामक एंटीबायोटिक की प्रभावकारिता वर्ष 2016 के 86% से घटकर वर्ष 2021 में 64% हो गई है। इमीपेनेम का उपयोग रोग उत्पन्न करने वाले कई प्रकार के बैक्टीरिया के विरुद्ध किया जाता है। ई कोलाई बैक्टीरिया का एक विशाल और विविध समूह है। ये पर्यावरण, खाद्य पदार्थों, मनुष्यों और पशुओं की आंतों में पाए जाते हैं। हालांकि ई कोलाई के अधिकांश प्रकार हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ बीमार जरूर कर सकते हैं। कुछ प्रकार के ई कोलाई से दस्त हो सकते हैं, जबकि अन्य से मूत्र मार्ग के संक्रमण, श्वसन संबंधी रोग और निमोनिया तथा अन्य बीमारियां हो सकती हैं। ये विश्व की अनेक गहन देखभाल इकाइयों में पाया जाने वाला एक आम रोगजनक है। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। आज की शख्सियत मध्यकाल से संबंधित है, दारा शिकोह। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने दारा शिकोह द्वारा लिखी गई पुस्तक मज़्म उल बहरैन के अरबी संस्करण का विमोचन किया। मज़्म उल बहरैन का मतलब है दो महासागरों का संगम। इसमें हिंदू धर्म के वेदांत और इस्लाम के सूफीवाद के बीच समानता का वर्णन किया गया है। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। वो अपने भाई औरंगजेब के विरुद्ध उत्तराधिकार का युद्ध हारने के बाद मारा गया था। उसे एक उदार मुस्लिम के रूप में वर्णित किया जाता है। दारा शिकोह की सूफी रहस्यवाद में गहरी रुचि थी और वो अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक मुल्ला शाह द्वारा शुरू किए गए सूफीवाद के कादरी सिलसिले का अनुयायी था। दारा शिकोह ने फारसी में भगवत गीता के साथ साथ 52 उपनिषदों का भी अनुवाद किया था, जिनका पहले केवल कुछ उच्च जाति के हिंदुओं को ही ज्ञान था। दारा शिकोह की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं सफीनात अल औलिया, सकीनात अल औलिया, रिसाला ए हकनुमा, शाथियात या हसनात अल आरिफीन, अक्सीर आजम, जग बशीस्त और तर्जुम ए अकवाल वासली। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहां की राजधानी है ब्राज़ाविल। हाल ही में कॉन्गो ने अपना पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र निर्मित किया है। समुद्री संरक्षित क्षेत्र से मतलब है सीमित मानवीय गतिविधियों वाले महासागरीय भाग से। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। ये उत्तर में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, उत्तर पश्चिम में कैमरून, पश्चिम में गैबन, दक्षिण पूर्व में अंगोला और पूर्व में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो स्थित है। अटलांटिक महासागर इसके दक्षिण में स्थित है। इसके अलावा इसकी प्रमुख नदी है कॉन्गो नदी, जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सबसे ऊंची पर्वत चोटी
माउंट नबेम्बा है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।